देखो टॉपिक है नोटिस ऑफ मीटिंग एंड ऑर्डिनरी बिजनेस एंड स्पेशल बिजनेस। मीटिंग जब भी होगा कंपनी का तो मीटिंग में दो बातों का डिस्कशन हो सकता है, एक है ओबी यानी ऑर्डिनरी बिजनेस, एक है स्पेशल बिजनेस एसबी। ये क्या होता है? ऑर्डिनरी बिजनेस मतलब वो अड्डा, ये खाली जनरल मीटिंग में होता है, एजीएम में, एनुअल जनरल मीटिंग। ईजीएम में सारा ही बिजनेस स्पेशल बिजनेस होता है, और एनुअल जनरल मीटिंग में अड्डा को छोड़ के सब डिस्कशन को स्पेशल बिजनेस बोला जाता है। पहले यहाँ पे ये पढ़ा है, ये ओबी और एसबी क्या है। तो देखो यहाँ पे चार चीज बोला, ओबी मतलब चार चीज, फोर बिजनेस। कंसिडरेशन ऑफ अकाउंट्स, दूसरा बोला डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, ADD, ए माने अकाउंट्स, डी माने डिविडेंड। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, फिर अगेन डी, और लास्ट बोला फिक्सिंग ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर का अपॉइंटमेंट और उसका रेम्यूनरेशन दोनों चीज फिक्स करना यानी ऑडिटर ए। ये चार चीज को बोला गया अड्डा, ऑर्डिनरी बिजनेस। इनके अलावा जितना भी डिस्कशन होता होगा सबका सब स्पेशल बिजनेस है। ऑर्डिनरी बिजनेस खाली एजीएम में होता है, जबकि स्पेशल बिजनेस एजीएम ईजीएम कहीं पर भी हो सकता है। Any matter to be dealt by AGM may be ordinary business, but it may require passing special business. स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा इसको पास करने के लिए, ठीक है। मतलब अड्डा को पास करने के लिए ऑलवेज एसआर पास करना पड़ेगा। ओआर और एसआर क्या होता है? 50% मेजोरिटी अगर वोट कर रहा है जो लोग मीटिंग में आए हैं, अगर फेवर में 50% से ज़्यादा वोट कर रहा है तो वो हो गया ओआर, और 75% से ज़्यादा लोग फेवर में डिसीजन में हाँ बोल रहे हैं, 3/4, वो हो गया एसआर। तो हाफ से ज़्यादा लोग फेवर में वोट करें तो ओआर, और 3/4 से ज़्यादा लोग फेवर में वोट करें तो एसआर। मोर देन 3/4 है, 3/4 होने से नहीं होगा, हाफ होने से नहीं होगा, मोर देन है, मोर देन, हाँ, या फिर मोर देन हाफ। मतलब एग्जैक्टली अगर हाफ लोग हाँ बोल रहे हैं तो डिसीजन पास नहीं माना जाएगा। 100 लोग मीटिंग में आए, 100 का हाफ क्या होगा? 50 लोग अगर हाँ बोल रहे हैं तो 50 लोग तो फिर ना भी बोल रहे हैं ना, तो डिसीजन नहीं माना जाएगा। अब तुम बोलेगा सर 50 लोग हाँ बोल रहे हैं, 45 लोग ना बोल रहे हैं, 5 लोग बोल रहे हैं न्यूट्रल, तब भी तो एग्जैक्ट 50% यहाँ बोला है ना, जितना लोग मीटिंग में आए हैं, तो फिर ये हाँ नहीं माना जाएगा, मेरा डिसीजन को पास नहीं माना जाएगा। 51 लोग हाँ बोलेगा तभी डिसीजन पास माना जाएगा, अगर 100 लोग मीटिंग में आए तो। मोर देन 50 होना चाहिए, एग्जैक्ट 50 नहीं, वैसे मोर देन 3/4 होना चाहिए। 3/4 माने 75%, तो 100 लोग अगर मीटिंग में आए और एग्जैक्ट 75 लोग बोल रहे हैं ओके यस, तब भी नहीं माना जाएगा, 76 होना चाहिए। मोर देन 75, मोर देन 50%। तो मोर देन 50 को बोलते हैं ओआर, और मोर देन 75 को बोलते हैं एसआर, स्पेशल रिजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। तब यहाँ पे नाम भले ऑर्डिनरी बिजनेस है, लेकिन इसको पास करवाने के लिए एसआर लगेगा। यहाँ पे नाम भले स्पेशल बिजनेस है, बट कुछ स्पेशल बिजनेस में ओआर लगेगा, कुछ स्पेशल बिजनेस में एसआर भी लग सकता है। तो सारा ऑर्डिनरी बिजनेस में यानी अड्डा को पास करवाना है तो 75% लोगों का हाँ बोलना जरूरी है, मोर देन 75, ठीक है। लेकिन स्पेशल बिजनेस जो है अड्डा को छोड़ के सारा डिस्कशन स्पेशल बिजनेस है, तो स्पेशल बिजनेस को पास कराने तो कुछ में ओआर लगेगा, कुछ में एसआर लगेगा, वो डिपेंड करता है काम टू काम, क्या क्या काम हो रहा है। फिर बोला न्यू बिजनेस कैन नॉट बी डील विद एन एडजॉर्न मीटिंग विदाउट परमिशन ऑफ द चेयर। अगर एक नया बिजनेस है, वो मीटिंग को एडजॉर्न नहीं कर सकता जब तक चेयरमैन हाँ नहीं बोले। एक सिंपल बात समझना, कोई भी मीटिंग में मीटिंग को एडजॉर्न करना मतलब दोबारा बाद में होगा मीटिंग। अगर टाइम डिसाइड हो गया तो वही टाइम पे, नहीं डिसाइड हुआ तो नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस। तो सर ये डिसीजन लेगा कौन, यही क्वेश्चन है।
चेयरमैन। मीटिंग को एडजॉर्न करने का राइट चेयरमैन के पास है। तो यहां पर बोला द मीटिंग इज कॉल्ड एंड स्टार्टेड बट सस्पेंडेड टू रिज्यूम एट अ लेटर टाइम। मीटिंग स्टार्ट हो चुका था बट फिर सस्पेंड किया गया और नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम प्लेस पे हो गया। ठीक है, उसी को बोलते हैं एडजॉर्न मीटिंग। एडजॉर्न करने का पावर ऑलवेज चेयरमैन के पास है। एक बार अगर मीटिंग एडजॉर्न हो गया तो जो जो डिस्कशन हो चुका वो तो ठीक है, जो जो डिस्कशन बच गया, मान लो इस मीटिंग में 5 बातों पर डिस्कशन करना था, मीटिंग एडजॉर्न होने के पहले 3 बार डिस्कस हो चुका था, 3 बातों पे वोटिंग हो गया था, अभी भी 2 बातें और बच गई थी, 2 टॉपिक्स और बच गए थे डिसीजन लेने को, तो वो अभी अनफिनिश रह गया। अब मीटिंग जब दोबारा होगा तब उस मीटिंग में डिस्कस होगा। बिना चेयरमैन के परमिशन के टॉपिक डिस्कस नहीं होगी। मतलब मीटिंग एडजॉर्न भी चेयरमैन करेगा और नया टॉपिक का डिस्कशन का डिसीजन भी चेयरमैन ही लेगा। ये बात राइट है। ठीक है, अब बोला एडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एन इंपॉर्टेंट बिजनेस टू ट्रांजेक्ट ओनली इन जनरल मीटिंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एडॉप्ट करना मतलब, देखो अकाउंट बनाता कौन है? तुम्हारे कंपनी का अकाउंटेंट का टीम। उसको चेक कौन करता है? ऑडिटर। अब उसको अप्रूव कौन करेगा? शेयर होल्डर, एजीएम में। इसीलिए अड्डा का पहला ही अकाउंट्स फाइनलाइजेशन, और इसी फाइनलाइजेशन को बोलते हैं एडॉप्शन। एडॉप्ट करना मतलब वो लोग उस पर एग्री किया, उसको मान लिया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस है जो जनरल मीटिंग में डिस्कस होना चाहिए। बोल रहे हैं इसके ऊपर कमेंट करो। हाँ, ये सही बात है। एजीएम में जो 4 बातें डिस्कस होती है उनमें से एक बात ये भी है, एडॉप्शन ऑफ अकाउंट्स। तो सर ये ऑर्डिनरी बिजनेस है और ये हर बार एजीएम में ही हो, ये कभी भी ईजीएम में नहीं हो सकता। ठीक है, देखो यही ज्ञान यहाँ पे दिया कि एजीएम में मेन 4 बातें डिस्कस होती है, जिनको छोड़ के बाकी सबको स्पेशल बिजनेस बोलते हैं। तो 4 बातें क्या है? अकाउंट्स एडॉप्शन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एडॉप्शन, डिविडेंड का डिक्लेरेशन, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट और रेम्यूनरेशन फिक्सेशन और ऑडिटर का अपॉइंटमेंट। ये 4 बातें अड्डा है, ऑर्डिनरी बिजनेस है। ये 4 बातें एजीएम में ही होती है। जब ये फाइनलाइज हो जाता है, जब अकाउंट अडॉप्ट हो जाता है, उसके बाद ही आरओसी में सबमिट होता है। तो जब तक अडॉप्ट नहीं होगा आरओसी में नहीं जाएगा, तो ये एजीएम में ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट बोला अजाइल लिमिटेड इज कॉल्ड इट्स एजीएम ऑन 28 सितंबर 2023। द नोटिस ऑफ द मीटिंग वाज पोस्टेड ऑन 6 सितंबर। कंपनी मीटिंग कॉल कब करा? मीटिंग का डेट क्या रखा है? 28 सितंबर। और इसका नोटिस कब दिया? 6 सितंबर को। तो तुम रूल के हिसाब से बताओ, तुमने कहा नोटिस का पीरियड ठीक है क्या? नोटिस वैलिड है क्या? 21 क्लियर डेज होना चाहिए। 21 क्लियर डेज, या तो राइटिंग में हो या फिर ऑनलाइन में, मतलब मेल में जाए या राइटिंग में जाए, जैसे भी जाए। ठीक है, अ कंपनी जनरल मीटिंग में भी कॉल बाय गिविंग नोटिस नॉट लेस देन 14 डेज इंस्टेड ऑफ 21 डेज। 14 डेज का भी रूल है अगर वो सेक्शन 8 कंपनी है तो। सेक्शन 8 माने चैरिटेबल कंपनी। चैरिटेबल कंपनी है तो उसको 14 डेज का भी क्लियर डेज से नोटिस देके मीटिंग कर सकता है। ठीक है, अगर इससे भी शॉर्टर नोटिस पे काम करना है, मतलब इससे भी कम टाइम का नोटिस देके मीटिंग करना है, अलाउड है, लेकिन तुम्हारा में 95% शेयर होल्डर रेडी होना चाहिए। 95% पेड अप शेयर कैपिटल वाले रेडी हो, 95% वोटिंग पावर वाले रेडी हो, एक ही बात है। तो 95% लोग अगर रेडी है तो ये 21 दिन या 14 दिन से कम पीरियड का भी नोटिस देके मीटिंग हो सकता है। पहले तो रूल लिखा पूरा कि नॉर्मली 21 क्लियर डेज का नोटिस होना चाहिए। अगर सेक्शन 8 कंपनी है तो 14 क्लियर डेज का भी चलेगा।
फिर बोलोगे शॉर्टर नोटिस भी चलेगा अगर 95% पेड अप कैपिटल या 95% वोटिंग वाले एग्री कर जाए। ठीक है, ये रूल है। अब आओ इस केस के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे फिर रूल में एक्स्ट्रा बात और एक लिखा, ये 21 क्लियर डेज में क्या क्या लेना है। अगर बाई पोस्ट जा रहा है तो 2 दिन का पोस्टल पीरियड भी इग्नोर करना है, और जिस दिन मीटिंग हो रहा है जिस दिन नोटिस छोड़े वो डेट भी काउंट नहीं करनी। यही तो क्लियर डेज का रूल है। तो नोटिस किस दिन छोड़ा है यहाँ पे, 6 सितंबर। हाँ, तो 7 और 8, 6 तो छोड़ना ही है, 7 भी छोड़ो 8 भी छोड़ो, 9 से गिनना चालू करो। और मीटिंग किस दिन रखा है, तो 28 भी गिन, 28 भी मत गिनो अगर भाई पोस्ट है तो। और अगर ये भाई मेल है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मोड में है, तो ठीक है, तब फिर ये 2 दिन पोस्टल का रखने का जरूरत नहीं। तो गिनो यहाँ से। अब यहाँ तो बोला नहीं है कैसी है, तो यहाँ 9 से पहले 27 तारीख तक गिनो कितना दिन हो रहा है। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 15 और 4, 19 दिन हो। फिर तो ये वैलिड नहीं है। अच्छा, ये सेक्शन 8 कंपनी है नहीं, ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो बोलोगे इसके लिए 14 नहीं 21 क्लियर डेज होगा, और 21 क्लियर डेज हो नहीं रहा क्योंकि यहाँ तो 19 दिन का ही गैप हो रहा है अगर भाई पोस्ट भेजा है तो। लेकिन अगर ऑनलाइन मोड में भेजेगा तो फिर ठीक है, क्योंकि 7 और 8 तो फिर कैंसिल नहीं गिना जाएगा, फिर तो ठीक है, तब तो 21 दिन हो जाएगा ना। ठीक बात, क्लियर है? हेलो, आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है? हाँ, तो ये क्लियर है कुछ पॉइंट? हाँ, तो ये पहले पूरा रूल लिखा, अब बताया 21 क्लियर डेज का रूल कहानी कैसे कैलकुलेट हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे बता रहा अगर ये नॉर्मल मान रहे हैं, ये ऑनलाइन मीटिंग नहीं है, तो यहाँ पे 21 नहीं 2 दिन का शॉर्ट पड़ रहा है पीरियड, 2 क्लियर डेज शॉर्ट पड़ रहा है। और अगर ये ऑनलाइन होगा, आज ये कंपनी ऑनलाइन नोटिस भेजा है तो ठीक है, और अगर कंपनी को शॉर्टर नोटिस पे करना है तो 95% शेयर होल्डर अप्रूवल दिया हो तो ही कर पाएगा। और यहाँ पे कुछ बोला नहीं है कि शेयर होल्डर लोग अप्रूवल दिया है क्या 95%, ये स्टडी में तो बोला नहीं है ना। बस क्लियर है, यही कहानी। तुमको साथ में और में क्वेश्चन पूछा है, अगर एजीएम कैन बी कॉल इट एज शॉर्टर नोटिस, तो बोलोगे भाई वो रूल तो बताएं कि 95% वोटिंग पावर वाले, 95% पेड अप कैपिटल वाले एग्री कर जाए। अच्छा, अगर ये ईजीएम है तब फिर क्या रूल होगा, एजीएम हो या एजीएम दोनों में 21 क्लियर डेज का रूल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। चलो, द एजीएम वॉज कंपनी शेड्यूल्ड ऑन 22 अगस्त, टेक इन टू अकाउंट, अच्छा 2 बजे एट 2 PM, ठीक है। टेकन इन टू अकाउंट द रेलिवेंट लीगल प्रोविजन कंटेंट इंडिकेट द लेटेस्ट टाइम फॉर पोस्टिंग द नोटिस। कंपनी कब तक नोटिस पोस्ट कर सकता है वो बताओ। तो 22 तारीख को तो गिनो मत, 21 से उल्टा गिनना चालू करो। 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 1 तारीख को नोटिस मिल जाना चाहिए, 1 अगस्त को। और पीछे और 2 दिन जोड़ो पोस्ट का, 31 जुलाई और 30 जुलाई। 29 को अगर कंपनी नोटिस छोड़ दे, है ना, 29 जुलाई को, तो ठीक रहेगा, तब फिर कंपनी 22 अगस्त को मीटिंग कर सकता है। तुमको यही पूछा किस दिन नोटिस पोस्ट कर देना चाहिए कंपनी, तो तुम पूरा उल्टा गिना।
2 दिन ये भी जोड़ा, 23 दिन जोड़ना है, मतलब सीधा बात है उल्टा में। तो हाँ, तो 29 जुलाई को नोटिस छोड़ देगा, तो 2 दिन का क्लियर 2 दिन का पोस्टल का गैप भी रह जाएगा। 1 तारीख से काउंटिंग चालू होगा, 21 अगस्त तक हो गया, 22 को मीटिंग कर लो, 21 दिन एग्जैक्टली हो रहा है। तो ये सारा पहले रूल रिपीट लिखा जो ऊपर पढ़ाए थे, और लास्ट में यहाँ पे आगे देखो आंसर में कर लिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। XYZ Limited issued a notice on 1st August to held an AGM on 24 August. The company has given the notice through email. सारे मेंबर, all the member as per the record of the company within the read receipt, सारे मेंबर को नोटिस मिल भी गया। ठीक है, चेक द वैलिडिटी ऑफ द नोटिस, क्या नोटिस वैलिड है? फिर पूरा वही राम कहानी लिखोगे जो भी पीछे पढ़े हो। 21 दिन, 14 दिन वाला बात सेक्शन 8 के लिए, कितना दिन का गैप होना चाहिए, सब लिखोगे। ठीक है, 1 अगस्त को छोड़ा है, तो 1 अगस्त को तो गिनना नहीं है, 2 और 3 को भी नहीं गिनना है पोस्टल के लिए। नोटिस थ्रू ईमेल है, सॉरी, तब तो पोस्टल भी नहीं गिनना है। 2 तारीख से काउंटिंग चालू कर दो 21 दिन का, है ना। नोटिस थ्रू ईमेल है, ईमेल, तो ईमेल छोड़ा 1 तारीख को, तो हम 2 से काउंटिंग चालू कर दें। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, यानी 23 को इजीली कंपनी मीटिंग होल्ड कर सकता है। 22 को 21 क्लियर डेज कंप्लीट हो जाएगा। कंपनी तो 24 को मीटिंग कर रहा है, एकदम परफेक्ट। तो 10 दिन नोटिस इशूड, 23 अगस्त को मीटिंग कर सकते हैं। कंपनी 24 को कर रहा है, तो कंपनी एकदम रूल को फॉलो किया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे वो 2 दिन का गैप गिनने का दरकार नहीं है। लेकिन यही अगर भाई पोस्ट करता तो तब 3 से गिनना चालू करना पड़ता, नहीं 4 से। 1 तारीख को तो नोटिस छोड़ा, गिनते ही नहीं, 2 तारीख भी नहीं गिनते, 3 तारीख भी नहीं गिनते, 4 तारीख से गिनना चालू करते, तब तो होता नहीं। चलो ठीक है। नेक्स्ट में बोला डिसाइड वेदर द लेंथ ऑफ द नोटिस इज प्रॉपर इन द फॉलोइंग केसेस। फिर वही है, डेट ऑफ एजीएम रखा है कंपनी 30 सितंबर को, और नोटिस सेंड किया है 5 सितंबर बाय पोस्ट। तो 30 सितंबर को नोटिस छोड़ा, 5 सितंबर को नोटिस छोड़ा है बाय पोस्ट। 5 मत गिनो, 6 मत गिनो, 7 मत गिनो, 8 से गिनती चालू कर दो। आराम से। पहला कंपनी तो ठीक फॉलो किया रूल। दूसरा कंपनी 30 सितंबर को मीटिंग रखा है, 7 को नोटिस छोड़ा है, तो 7 मत गिनो, 8 मत गिनो, 9 मत गिनो, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 नहीं हो पाएगा। 1 तारीख को मीटिंग कर सकता है, 30 सितंबर को नहीं कर पाएगा, 1 अगस्त को कर सकता है। तो पहला कंपनी राइट है, दूसरा कंपनी क्लियर नोटिस का मीटिंग दे रख पा रहा है। अच्छा, अगर यही दोनों कंपनी सेक्शन 8 कंपनी है तो तब तो 14 दिन का रूल आ जाएगा, तब हो जाएगा। ठीक है, तो बोला स्काई लिमिटेड कंप्लाइड की है, बट ये कंप्लाई नहीं कर पाया मून लिमिटेड। लेकिन अगर दोनों सेक्शन 8 कंपनी है तो फिर दोनों नोटिस को कंप्लाई कर पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट टॉपिक आ गया कोरम फॉर जनरल मीटिंग। कोरम क्या होता है? मिनिमम मेंबर टू बी प्रेजेंट इन द मीटिंग। ठीक बात। अगर मिनिमम मेंबर प्रेजेंट नहीं है मीटिंग में तो कोरम नहीं माना जाएगा। कोरम नहीं है तो फिर मीटिंग वैलिड नहीं है, तो फिर वहां जो डिसीजन लिया गया वो भी इनवैलिड हो जाएगा। तो यहाँ बोला था कंपनी रिक्वायर्ड कोरम इज नॉट प्रेजेंट विद इन 30 मिनट्स। अच्छा, यहाँ पे कोरम का 1-2 रूल और क्या है? मीटिंग चालू होने के आधा घंटा में कोरम आ जाना चाहिए। 30 मिनट के अंदर अगर कोरम कंप्लीट नहीं है तो फिर मीटिंग वैलिड नहीं है। कोरम मीटिंग में लास्ट तक रहना चाहिए। जो जो डिसीजन पास किया है हर डिसीजन के टाइम में कोरम रहना चाहिए। अगर कोई भी एक डिसीजन में कोरम टूट रहा है तो फिर वो डिसीजन इनवैलिड हो जाएगा। मतलब कोरम, अगर मान लो मीटिंग स्टार्ट के टाइम पे कोरम था
मीटिंग 4 घंटा चला, 2 बजे मीटिंग कॉल हुआ, 6 बजे तक मीटिंग चला, 4 बजे कोरम उठ के चला गया, कोरम टूट गया 4 बजे बाद, आधे लोग घर चले गए, तो फिर इसके बाद जो भी डिसीजन होंगे सब इनवैलिड हो जाएंगे। ठीक बात। कोरम का रूल क्या है, कोरम कितना होना चाहिए? देखो पहले यहाँ कोरम का मतलब लिखा, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट अ वैलिड मीटिंग, जिनके बिना कोरम, अगर कोरम नहीं है तो मीटिंग इनवैलिड हो जाएगा। अब कोरम का रूल क्या है, देखो यहाँ पे ठीक से पहले लिख दिया। अगर तुम पब्लिक कंपनी हो, पब्लिक लिमिटेड, तो 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट, अगर तुम्हारे यहाँ नॉट मोर देन 1000 मेंबर है, तो अगर तुम 1000 से ज्यादा मेंबर है तुम्हारे यहाँ, लेकिन 5000 से कम है, अप टू 5000 है, मतलब डॉट 5000 होने से भी चलेगा, तो 15 मिनिमम प्रेजेंट होने चाहिए पर्सनली, और 30 मेंबर से ज्यादा रिक्वायर्ड होगा अगर 5000 से ज्यादा मेंबर है तुम्हारे यहाँ। एक्सीड 5000 मतलब डॉट 5000 है तो 15 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट हो तो भी कोरम माना जाएगा, मीटिंग वैलिड हो जाएगा। और अगर तुम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो तो मिनिमम 2 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट, तो ये रूल हो गया। अच्छा यार पर्सनली क्यों बोला जा रहा है? मतलब तुम्हारी जगह अगर तुम्हारा वो आ रहा है ना प्रॉक्सी, वो काउंट नहीं होगा। 5 पर्सनली प्रेजेंट मतलब अगर देवराज मेंबर है तो देवराज को होना पड़ेगा, देवराज का प्रॉक्सी वो कोरम के लिए कैलकुलेशन में नहीं माना जाएगा। तो मान लो मेरी कंपनी में एक एग्जांपल ले रहा है, 100 मेंबर है, तो लेस देन 1000 है, तो मिनिमम 5 मेंबर को पर्सनली प्रेजेंट होना जरूरी है। 4 पर्सनली प्रेजेंट है, बाकी 96 के, बाकी समझ लो 25 के प्रॉक्सी आए हैं, तो 4 पर्सनली है, 25 के प्रॉक्सी है, 29 ही मेंबर आए। बट 29 का मीनिंग नहीं रखता, क्योंकि यहाँ पे 4 पर्सनली है, खाली 4 लोग खुद आए हैं, जो मेंबर है खुद आना पड़ेगा। समझ में आया? हाँ, तो ये बात एक तो याद रखने लायक है। दूसरा बात, मीटिंग में 30 मिनट तक टाइम दिया जाता है कोरम के प्रेजेंट होने का। अगर कोरम नहीं हो तो क्या होगा, मीटिंग एडजॉर्न्ड हो जाएगा, या तो तुम डिसाइड कर लो किस दिन होना है, या फिर नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम प्लेस पे हो जाएगा। तो 2 बात बोला, या तो नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस, या फिर जो बोर्ड डिसाइड किया। और अगर मीटिंग मेंबर लोग के रिक्वेस्ट पे कॉल हुआ है तो फिर मीटिंग कैंसिल हो जाएगा, पोस्टपोन नहीं होगा, एडजॉर्न नहीं होगा। पोस्टपोन गलत वर्ड है, लास्ट क्लास पढ़े थे, पोस्टपोन और एडजॉर्न में फर्क है। इतना तो पहले रूल पढ़े हमने, ठीक है। और अगर मीटिंग एडजॉर्न्ड हो रहा है तो या तो नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस है तो कोई दिक्कत नहीं है, और कोई डेज है तो 3 डेज का नोटिस देना पड़ेगा। कोई न्यूज़पेपर में कहीं पर भी एडवर्टीजमेंट पब्लिश कर दो वो भी चलेगा, क्योंकि अब सबको पर्सनली नोटिस भेजने का टाइम नहीं है, तो न्यूज़पेपर वगैरह में पब्लिश कर दो वो चलेगा। तो इतना रूल हम लोग पढ़े कोरम के बारे में। कोरम होता क्या है, पब्लिक लिमिटेड में कितना पर्सनली प्रेजेंट होने पर कोरम माना जाएगा, प्राइवेट कंपनी में कितना लोग जो कोरम माना जाएगा, कोरम मीटिंग में कितना देर में आ जाना चाहिए, और अगर कोरम नहीं आया तो क्या होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा पूरा क्वेश्चन पूछा तुमसे। अब यहां पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या था। द रिक्वायर्ड कोरम इज नॉट प्रेजेंट विद इन 30 मिनट ऑफ द शेड्यूल टाइम ऑफ होल्डिंग द एजीएम, एडवाइज विद द हेल्प ऑफ द रिलेवेंट प्रोविजन कंपनीज एक्ट। तो कोरम प्रेजेंट नहीं है तो मीटिंग एडजॉर्न हो जाएगा, अगर 30 मिनट में नहीं आया तो। एडजॉर्न मीटिंग कब होगा, या तो नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस, और नहीं तो फिर जो बोर्ड डिसाइड किए। बोर्ड अगर और कोई डेट डिसाइड की है तो 3 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू भी दे सकते हो। ठीक है, ये था रूल। क्लियर?
ये एडजॉर्न करने का डिसीजन कौन लेगा? ये तो अपने पहले भी एक आंसर में पढ़े हैं, चेयरपर्सन लेगा। अच्छा, कोरम को मीटिंग में थ्रू आउट प्रेजेंट होना पड़ेगा, तो बात हम पहले भी बोल दिया था कि मतलब आधा मीटिंग में कोरम था फिर चला गया तो जितना देर प्रेजेंट था उतना वैलिड हो जाएगा, बाकी इनवैलिड हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा केस स्टडी में क्या पूछा? इनोवेशन इंजीनियरिंग लिमिटेड 2505 मेंबर ऑन द डेट ऑफ कंपनी ईजीएम कॉल किया। अच्छा, कोरम का रूल एजीएम ईजीएम सब में सेम है, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर अविनाश हैज आस्क्ड यू द सेक्रेटरी ऑफ कंपनी हु इज रिक्वायर्ड द कोरम ऑफ द मीटिंग। तुम्हारे यहाँ कितना मेंबर है? एक इंजीनियरिंग लिमिटेड है यानी पब्लिक लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड नहीं है। प्राइवेट लिमिटेड मिनिमम 2% प्रेजेंट होने से हो जाता, क्योंकि वहां पे कोई लिमिट नहीं है कितना कंपनी में कितना मेंबर है तो कितना। प्राइवेट में सिंपल रूल है, मिनिमम 2 पर्सनली प्रेजेंट, खत्म, कितना भी मेंबर हो तुम्हारे यहाँ। क्योंकि एक बात समझो बेटा, प्राइवेट लिमिटेड में 200 के ऊपर तो हो भी नहीं सकता, ठीक है। तो सर यहाँ पे तुम्हारे यहाँ 2505 मेंबर है, मतलब मोर देन 1000 बट लेस देन 5000, सेकेंड वाला कैटेगरी में आ रहे हो तुम। तो तुम्हारे यहाँ मिनिमम कितना कोरम होना पड़ेगा? 15 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट, ठीक है, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर हो गया। तुमसे पूछा है ना तुम्हारे कंपनी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कि कितना लोगों को आना पड़ेगा, ठीक है, तुम इन्फॉर्म करेगा। मिस्टर अविनाश द कोरम दैट मस्ट बी प्रेजेंट फॉर होल्डिंग द एजीएम, हाँ तुमको वही बताना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पूछा है क्या कोरम को थ्रू आउट द मीटिंग प्रेजेंट होना पड़ेगा? बोलोगे हाँ, ठीक। तो देखो पूरा रूल लिखा और फिर बता दिया। यहाँ पे 2505 मेंबर है तो 15 मेंबर को पर्सनली प्रेजेंट होना पड़ेगा, और यहाँ बता दो कि कोरम को थ्रू आउट द मीटिंग प्रेजेंट होना जरूरी है। जितना देर प्रेजेंट रहा उतना देर का वैलिड हो जाएगा, बाकी इनवैलिड हो जाएगा। फिर इन पल्लवी केमिकल लिमिटेड रेजोल्यूशन फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर इन द जनरल मीटिंग वाज पुट टू रिमोट ई वोटिंग। ऑनलाइन वोटिंग के थ्रू बोनस शेयर देने का डिसीजन हो रहा है। बताओ कोरम को कितना होना जरूरी है? अच्छा, यहाँ पे बोल रहा है, एक क्वेश्चन पढ़ते दोबारा। In Pallavi Chemical Limited resolution for issue of bonus share in the general meeting was put to remote e-voting and requisite majority has approved। अच्छा, मीटिंग में ई वोटिंग के थ्रू ये डिसीजन रखा गया और जितने लोग प्रेजेंट थे वो लोग वोटिंग करके इसको पास भी कर दिए। बट कोरम नॉट प्रेजेंट इन द जनरल मीटिंग, बट कोरम था ही नहीं। तो बताओ मीटिंग का डिसीजन का क्या होगा? तो पहले भाई कोरम का मतलब बताया। अच्छा, जो लोग ऑनलाइन वोटिंग में बैठा है वो भी कोरम में प्रेजेंट माना जाएगा? हाँ माना जाएगा, अगर पर्सनली प्रेजेंट होना जरूरी है बस। अब ऑनलाइन वोटिंग में भी ई वोटिंग में भी तुम्हारा क्या बोलते हैं वो बैठा था ना, क्या बोलते प्रॉक्सी, तो उसको गिनेंगे नहीं, लेकिन ठीक है। तो रिमोट ई वोटिंग मीन्स फैसिलिटी ऑफ कास्टिंग द वोट बाय मेंबर यूजिंग ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम फ्रॉम अ प्लेस अदर देन द वेन्यू ऑफ अ जनरल मीटिंग। रिमोट मतलब कहीं और बैठ के, कोई भी वोटिंग हो रहा हो, कोरम तो होना जरूरी है। तो यहां कोरम नहीं था ना, तो मीटिंग को एडजॉर्न करना चाहिए था, ठीक है। और एडजॉर्न मीटिंग में भी अगर कोरम नहीं आए तो, अच्छा ये ऊपर कहीं नहीं पड़े थे, अगर एडजॉर्न मीटिंग में फिर कोरम नहीं आए तो क्या करेंगे? फिर से मीटिंग को एडजॉर्न करेंगे, वही मीटिंग वैलिड हो जाएगा। क्या लगता है? नहीं होगा। एक ही बार कोरम नहीं आने के कारण मीटिंग एडजॉर्न एक ही बार हो सकता है, दोबारा नहीं हुआ। अब जितना प्रेजेंट है उन्हीं में वोट करवा लो, ठीक है। तो यहां पे बोलोगे कंपनी को एक बार मीटिंग एडजॉर्न करना पड़ेगा, ये डिसीजन वैलिड नहीं होगा। दोबारा अगर एडजॉर्न मीटिंग में कोरम नहीं आए तो फिर मीटिंग वैलिड होगी। नेक्स्ट बोला, इन द जनरल मीटिंग ऑफ सीबीडी लिमिटेड 6 इंडिविजुअल मेंबर वेर प्रेजेंट एंड द मीटिंग वाज एडजॉर्न बाय द चेयरपर्सन ऑफ द मीटिंग एज इट्स ओन विल। 6 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट थे, लेकिन चेयरमैन मीटिंग को एडजॉर्न कर दिया अपनी इच्छा से, नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम प्लेस, क्योंकि कोई इंपॉर्टेंट मेंबर एब्सेंट था।
क्या मीटिंग को एडजॉर्न करने का पावर है चेयरमैन को, पहला क्वेश्चन पूछा। और यहां पे बता रहा है कंपनी का शेयर होल्डिंग स्ट्रेंथ 300 है, 300 लोगों का कंपनी है। कितना मिनिमम मेंबर होना चाहिए? 5। यहां कितने प्रेजेंट थे? 6। अब कोई इंपॉर्टेंट आदमी नहीं आया, इस बात के लिए क्या मीटिंग पोस्टपोन कर दोगे? नहीं। चेयरमैन को मीटिंग एडजॉर्न करने का पावर है, लेकिन वो अपना मर्जी से ऐसे कुछ नहीं कर सकता। अगर लग रहा है कि चेयरमैन जानबूझ के कर रहे हैं, बदमाशी करने के लिए कर रहे हैं, देन चेयरमैन को हटा के नया चेयरमैन अपॉइंट हो जाएगा उस मीटिंग। ठीक है, तो यहां पे बोला कुड द चेयरमैन एडजॉर्न द मीटिंग, बोलोगे नो। कंपनी का स्ट्रेंथ 300 है, 300 में मिनिमम कितना लोग प्रेजेंट होना चाहिए? पूरा रूल वापस से लिखा है। यहां पे पहले तो रूल लिखा पूरा वापस से, फिर नीचे आके आंसर किया। बाप रे बाप, ये रहा। सीबीडी टोटल 300 मेंबर है, मिनिमम 5 प्रेजेंट होना चाहिए। चेयरमैन विलफुली मीटिंग को कभी भी एडजॉर्न नहीं कर सकता। चेयरमैन को राइट है, बट ये थोड़ी ना राइट का मिसयूज करेगा। अगर वो वैलिड ग्राउंड नहीं दे पा रहा मीटिंग को पोस्टपोन करने का, एडजॉर्न करने का, सॉरी, तो फिर मीटिंग को कंटिन्यू माना जाएगा। मेंबर लोग अगर चाहे कि हाँ ठीक है मीटिंग कैंसिल कर लो या एडजॉर्न कर लो तो ठीक है। बाकी मेंबर जो प्रेजेंट है अगर वो मान जाए एडजॉर्न कर लो तो अलग बात है, बट चेयरमैन अपने विल से नहीं कर सकता। ठीक है, वो चेयरमैन को हटा के नया चेयरमैन अपॉइंट हो सकता है। अच्छा, अगर एडजॉर्न जनरल मीटिंग हो रहा है तो क्या फ्रेश नोटिस देना जरूरी है? क्या रूल है? अगर सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस हो रहा है तो नहीं, और कोई दिन हो रहा है तो 3 डेज का नोटिस। इफ द मीटिंग एडजॉर्न फॉर पीरियड फॉर लेस देन 30 डेज, द कंपनी शैल नॉट गिव लेस देन 3 डेज का नोटिस। वही हो गया, अगर सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस है तो ठीक है, अदरवाइज 3 दिन का नोटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा? इफ ओनली 3 मेंबर वेर प्रेजेंट इन द एडजॉर्न मीटिंग। अब एडजॉर्न मीटिंग जो आया उसमें 3 ही मेंबर प्रेजेंट हुए। इन सच ए मीटिंग टू द इम्पोर्टेंट शेयर होल्डर कुड नॉट पार्टिसिपेट, और फिर वो इंपॉर्टेंट आदमी नहीं आ पाया। सब पहला बात तो इंपॉर्टेंट गया भाड़ में। मेंबर लोग 6 आए थे, वो रेडी थे मीटिंग को एडजॉर्न करने के लिए, तो एडजॉर्न हुआ। लेकिन नेक्स्ट मीटिंग में फिर 3 ही लोग आए, अब क्या होगा? सब मीटिंग हेल्ड हो जाएगा और मीटिंग वैलिड हो जाएगा। ठीक बात। नेक्स्ट टॉपिक है मीटिंग का चेयरमैन कैसे डिसाइड होता है। चेयरमैन ऑफ अ मीटिंग टॉपिक है। सब मीटिंग का चेयरमैन जो, या तो आपके आर्टिकल में लिखा होगा मीटिंग का चेयरमैन कौन हो, और नहीं तो जब मीटिंग में जितने लोग प्रेजेंट है ना, वो वोट करके उन्हीं में से जो प्रेजेंट मेंबर है उनमें से किसी एक को चेयरमैन अपॉइंट करते हैं। हम पहले रूल बता दे रहे हैं केस स्टडीज पढ़ने के पहले, और हम ये देख भी रहे हैं तुम्हारा आंसर्स भी ना पूरा रूल पहले लिख दे रहे हैं, एंड देन उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आंसर कर रहे हैं। सारा रूल लिख दे रहा है पहले उस टॉपिक से कनेक्टेड। तो तुम भी एग्जाम में बोलोगे कि चेयरमैन या तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेयरमैन का नाम हो तो फिर तो वही चेयरमैन है, नहीं तो फिर जो मीटिंग में जितने लोग प्रेजेंट है उनमें से कोई एक जन को चेयरमैन बनाया जाएगा, बाकी लोग वोट करेंगे। अच्छा, चेयरमैन एओए में नाम है तब तो वही होगा ना जिनका नाम एओए में है ना। लेकिन वही एब्सेंट हो गया मीटिंग में, अब क्या करना चाहिए? सर अब जितने प्रेजेंट है उनमें से फिर एक जन को वोट करके चूज कर लीजिए। तो नाम नहीं है किसी के आर्टिकल में तो फिर वोट करके चूज कर लीजिए जितने प्रेजेंट है उनमें से किसी एक को चेयरमैन। नाम है लेकिन वो एब्सेंट है तो फिर से वोट करा के चूज कर लीजिए, और क्या होगा। ठीक है। अच्छा, चेयरमैन का वोटिंग का रूल क्या होता है? सर वैसे तो देखा जाए तो चेयरमैन का वोट वैसे ही है जैसे बाकी मेंबर का, बट चेयरमैन को कास्टिंग वोट मिलता है, एक्स्ट्रा वोट, अगर टाई हो जाए रिजल्ट। तो चेयरमैन का भी नॉर्मल वोटिंग है, लेकिन अगर रिजल्ट टाई हो जाए,
मीटिंग में एग्जैक्ट 50 लोग थे चेयरमैन को लेकर, 25 हाँ बोल रहे हैं, 25 ना बोल रहे हैं, अब क्या होगा? क्या चेयरमैन को एक एक्स्ट्रा वोट मिलेगा, कास्टिंग वोट बोलते हैं उसको, ठीक है। अच्छा सर, चेयरमैन पहले फेवर में वोट किया था, जब वो अपना पहला वोट दिया था ना तब वो फेवर में वोट किया था, लेकिन अब वो अगेंस्ट में करना चाहता है, कर सकता है। कास्टिंग वोट को वो बदलना चाहता है, किसी मतलब जो पहले वोट किया था वो वाला आंसर नहीं करना चाहता वो, कैन ही? यस ही कैन। मतलब पहले फेवर में दिया था, अब अगेंस्ट में बोल सकता है कास्टिंग वोट में, या पहले अगेंस्ट में दिया था फेवर में बोल सकता है। अरे बाकी लोग का बात सुन के उसको भी लगा कि ये ठीक है, पहले उसको लगा था कि ये बात नहीं करना है अपने, तो अगेंस्ट में वोट किया था, लेकिन जब बाकी लोग का बात सुनते 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 उसको लगा नहीं ठीक ही तो बोल रहे लोग, तो कर सकता है फेवर में। तो ये पूरा रूल हम बता दिया। अब आ जाओ केस स्टडी पे। द चेयरमैन एट अ बोर्ड मीटिंग काउंट 6 वोट इन फेवर एंड 7 वोट अगेंस्ट द रिजोल्यूशन। कैन द चेयरमैन कास्ट हिज ओन वोट which he had not exercised earlier in favor of the resolution and also casting vote? पहला बार चेयरमैन वोट ही नहीं किया था अभी तक, अपना पहला वोट भी नहीं दिया, अब 6 वोट फेवर में आ रहा है, 7 अगेंस्ट में। क्या चेयरमैन अपना वोट करेगा? बोलो। हाँ ऑब्वियसली वो अपना पहला वोट करेगा ही। अरे पहला वोट तो उसको करने का राइट है ही भाई, और वो जिधर भी करना चाहे कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो फेवर में करेगा तो 7-7 हो जाएंगे, अब अगेंस्ट में करेगा तो 6-8 हो जाएंगे। अगेंस्ट में करेगा तो फिर तो डिसीजन फेल, रेजोल्यूशन पास नहीं होगा। डिसीजन पासिंग को क्या बोलते हैं लॉ में? रेजोल्यूशन पास करना। ओआर और एसआर, ओआर मतलब 50% मेजोरिटी से, और एसआर मतलब 3/4। हाँ 75% मत लिखना एग्जाम में, 3/4 लिखना, ठीक है। लेकिन सर अगर वो फेवर में कर दिया तो 7-7 हो गया अब तो, है ना। अब क्या होगा? सर चेयरमैन के पास एक वोट और है, कास्टिंग वोट, वो अपना सेकंड वोट भी यूज कर लिया। लेकिन अगर 6-8 हो गया तो क्या उसको कास्टिंग वोट मिलेगा? अरे मिलेगा भी नहीं। कास्टिंग वोट यूज करने का राइट कब है? हाँ जब टाई हो जाए, टाई, अदरवाइज नहीं। ऐसा नहीं है जब मर जाए तब कास्टिंग वोट यूज करता फिरेगा। हाँ ठीक है सर, वैसे भी सेट कर भी लेगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। 6-8 अगर हो गया है, अब अगर वो कास्टिंग वोट देगा तो भी तो 7-8 ही रहेगा। अगर वो मान लो फिर फेवर में वोट करता है और अगेंस्ट में किया तो वैसे भी कोई बात नहीं, मतलब हर हाल में डिसीजन तो फेल हो ही जाएगा। तो वहां पे वही रूल लिखा, अगर नो इक्वालिटी ऑफ वोट तो नो कास्टिंग वोट, ये बात लिखा, ठीक है। नेक्स्ट बोला एक केस स्टडी है, बोल रहा अमोल है नॉन मेंबर ऑफ सृष्टि लिमिटेड, नॉन मेंबर है अमोल, मेंबर नहीं है। हैड बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, उसको कंपनी का डायरेक्टर अपॉइंट किया गया, मतलब शेयर होल्डर नहीं है, डायरेक्टर बना, ठीक है। लेटर ऑन ही बिकम द चेयरमैन ऑफ अ कंपनी इन एन एजीएम। अमोल प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग, बाद में अमोल को मीटिंग का चेयरमैन भी चूज कर लिया गया, तो वो नॉन मेंबर है, डायरेक्टर है लेकिन नॉन मेंबर है, और वो चेयरमैन बन गया एक मीटिंग का। Zahir, a member of the company, objected to his chairmanship on the ground that Amol is not a member of the company. क्या चेयरमैन बनने के लिए मेंबर होना जरूरी है? देखो यहाँ पे बहुत शानदार रूल लिखा है, ये रूल अपने को भी नहीं पता था, अपने पढ़े नहीं है कभी ये रूल हम भी नहीं पढ़ा एग्जैक्टली, मस्त लेकिन लिखा है। बोल रहा है अनलेस द आर्टिकल ऑफ द कंपनी अदरवाइज प्रोवाइड द मेंबर पर्सनली प्रेजेंट एट द मीटिंग। देखो क्या बोला, अगर आर्टिकल में जो लिखा है या तो वो फॉलो कर लो, और अगर नहीं तो ये रूल तो हम तुमको बताया था कि चेयरमैन या तो आर्टिकल में उसका नाम मेंशन हो, और अगर नहीं मेंशन हो तो जो लोग मीटिंग में पर्सनली प्रेजेंट है उनमें से चेयरमैन चूज होगा शो ऑफ हैंड से।
हाथ उठा के वोट करो, ठीक है। लेकिन अब यहां पे एक ऐसा रूल लिखा जो अपने नहीं पढ़े थे। बोल रहे अगर कंपनी, देखो ये आर्टिकल का कॉपी कहां से करते हैं, टेबल एफ बोल के एक आर्टिकल है, टेबल ABCDEF। पहले ABCDE है तुम्हारा उसके लिए MOA को कॉपी करने के लिए, और FGHIJK वो है तुम्हारा आर्टिकल्स का पूरा कॉपी करने के लिए वहां से ऑप्शन। तो तुम्हारा कंपनी अगर टेबल एफ को कॉपी की है, द चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड शेल बी प्रिसाइड एज द चेयरमैन, तो फिर तुम्हारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो चेयरमैन है वही तुम्हारा जनरल मीटिंग का चेयरमैन होगा। ये रूल अपने भी नहीं पढ़ा है, मतलब याद नहीं है, पढ़ा होगा जब पढ़ा होगा तब, बट अभी याद नहीं आया माथा में। जैसे हमको रूल हेडिंग पढ़ के रूल याद आ जा रहा है, हमको सारा रूल पहले ही बता दे रहे हैं, इसका नहीं याद है हमको। क्या अगर कंपनी टेबल ऐप कॉपी की है तो तुम्हारा बोर्ड का जो चेयरपर्सन है वही तुम्हारा जनरल मीटिंग का भी चेयरपर्सन होगा। तो देखो इसीलिए हिसाब से यहाँ पे आंसर लिखा है, इफ सृष्टि लिमिटेड एडॉप्टेड टेबल ऐप ऑफ द आर्टिकल्स, या फिर जो और कोई टेबल है उसको कॉपी किया। यहाँ पे टेबल ऐप बोलने का मतलब क्या हो गया, टेबल ऐप किसके लिए होता है, लिमिटेड बाय शेयर वाला कंपनी के लिए। ऐसे है ना अलग अलग, लिमिटेड बाय गारंटी के लिए टेबल अलग है, लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल के लिए टेबल अलग है। मेमोरेंडम आर्टिकल का 6 टेबल है। एक टेबल है लिमिटेड बाय शेयर वाला कंपनी के लिए विदाउट शेयर कैपिटल, एक है लिमिटेड बाय शेयर विद शेयर कैपिटल, फिर एक है लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल, एक है लिमिटेड बाय गारंटी विद शेयर कैपिटल, एक है अनलिमिटेड कंपनी विद शेयर कैपिटल, एक अनलिमिटेड कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल। ऐसे मेमोरेंडम में 6, ऐसे आर्टिकल में 6 टेबल्स हैं। उनको डिट्टो कॉपी कर रहे हो, तुम्हारी कंपनी का इन्फो भर रहे हो, तुम्हारा मेमोरेंडम आर्टिकल बन गया। ऐसा ही रूल है। या फिर तुम्हारे पास उतना लीगल पर्सन है तो बनाओ खुद का टेबल, खुद का पूरा मेमोरेंडम आर्टिकल, कोई दिक्कत नहीं। तो तुम अगर टेबल को कॉपी की हो तो फिर तुम्हारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो चेयरमैन है वही तुम्हारे जनरल मीटिंग का चेयरपर्सन बनेगा। लेकिन अगर तुम टेबल कॉपी नहीं की हो तो फिर तुम्हारा मीटिंग में जो लोग पर्सनली प्रेजेंट है उन्हीं में से एक जन चूज होकर चेयरमैन बनेगा। तो नॉन मेंबर उस केस में चेयरमैन नहीं बन सकता, ठीक है। क्योंकि मीटिंग में तो वोट करने का राइट सिर्फ शेयर होल्डर्स को होता है, तो उन्हीं में से एक जन चेयरमैन बनेगा ना। फिर तो डायरेक्टर को कैसे चेयरमैन बना दो, तो डायरेक्टर तभी चेयरमैन बनेगा जब तुम मेमोरेंडम आर्टिकल का टेबल कॉपी की हो, ठीक है। हाँ, प्रॉक्सी का क्या रूल है, फटाक से रूल पढ़ लेते हैं। सर प्रॉक्सी पहला बात, हम किसी को भी बना सकते हैं। एक आदमी एक से ज्यादा लोग का प्रॉक्सी बन के जा सकता है। प्रॉक्सी को मीटिंग में शो ऑफ हैंड में वोट करने का राइट नहीं है। बाई पोल वाला में वोट कर सकता है वो। कंपनी को हमको 48 आवर्स के पहले बताना पड़ेगा मीटिंग के कि मेरा प्रॉक्सी कौन है। प्रॉक्सी का एक फॉर्म और फिलअप करके भेजना पड़ेगा। 24 आवर के पहले पहले हम चेंज कर सकते हैं। 48 आवर के पहले बता देना है, चेंज करने का टाइम 24 आवर के पहले पहले। मीटिंग में अगर 24 घंटा से कम का टाइम बचा है, आई कांट चेंज माई प्रॉक्सी, है ना। और क्या रूल्स बचे ऐसे प्रॉक्सी के लिए पढ़ने के लिए? एक रूल था, प्रॉक्सी मीटिंग में बात नहीं कर, बोलेगा नहीं, मतलब डिस्कशन में पार्ट नहीं लेगा, और अगर शो ऑफ हैंड है तो वोट नहीं करेगा, भाई पोल वोट है तो वोट करेगा। प्रॉक्सी को 48 आवर पहले बताना पड़ेगा मेरे को मेरा प्रॉक्सी कौन है, और 24 आवर हम पहले हम चेंज कर सकते हैं। अगर मीटिंग में 24 घंटा से कम का टाइम बचा है, अब हम प्रॉक्सी चेंज नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अगर मेरा प्रॉक्सी पहुंचा मीटिंग में, हम भी पहुंच गया, तो क्या होगा? प्रॉक्सी कैंसिल हो जाएगा, हम वैलिड हो जाएगा। वोटिंग के पहले पहले अगर हम पहुंच गया तो प्रॉक्सी की जगह हम ही वोट करेगा। और अगर प्रॉक्सी वोट कर दिया और फिर हम पहुंचा तो फिर मेरा वोट नहीं काउंट होगा, प्रॉक्सी का वोट काउंट हो जाएगा।
फिलहाल तो इतने ही रूल याद आ रहे हैं, और कुछ रूल बचा तो देखना पड़ेगा। देखो पहला भाई बोला प्रॉक्सी कैन नॉट वोट इन शो ऑफ हैंड अनलेस एंड अनटिल कंपनी के आर्टिकल में अलाउड। देखो आर्टिकल मेमोरेंडम में अलाउड है तो फिर अलग बात है, वो तो हर जगह कॉमन है ना। हाँ प्रॉक्सी पोलिंग में वोट कर पाएगा भाई, पोल में वोट, पोल में तो क्या हो गया, वो बजर के थ्रू या वो बॉक्स में वोट डाल के, और भाई हैंड मतलब हाथ उठा के वो। अच्छा अगर एक इन केस ऑफ ज्वाइंट होल्डर, ये प्रॉक्सी का पॉइंट ही नहीं था, पागल लोग, ये पॉइंट ही प्रॉक्सी का नहीं है। या बोला अगर एक कंपनी में दो, एक ही ज्वाइंट अकाउंट में हम और तुम दोनों शेयर होल्डर हैं, मान लो हम और मेरी वाइफ दोनों शेयर होल्डर है ज्वाइंट अकाउंट के थ्रू, हम दोनों रिलायंस का एक शेयर खरीदे, तो किसको वोटिंग में जाना अलाउड होगा? जिसका नाम पहले है, जो सीनियर मेंबर है। ये प्रॉक्सी का तो बात ही नहीं भाई, यहाँ तो दोनों ही शेयर होल्डर है ना, ये फालतू पॉइंट था। अच्छा नहीं, यहाँ पे पॉइंट बोला दोनों में से किसका प्रॉक्सी होगा, अरे भाई एक ही तो प्रॉक्सी जाएगा, क्या फालतू पॉइंट छोड़ दे। यहाँ पे फिर वो बोला अगर प्रॉक्सी के वोट देने के पहले पहले हम पहुंच गया तो प्रॉक्सी हट जाएगा, हम वोट कर पाएगा, और अगर प्रॉक्सी वोट कर दिया तो फिर उनको वोट करने का राइट नहीं होगा। यहाँ पे वो टाइम वाला बात बताया नहीं है, वो हम बता दिया तुमको एक्स्ट्रा। ये प्रॉक्सी का रूल था। अब 2-3 केस स्टडी है। यश एक मेंबर है ओमार लिमिटेड का, अपॉइंटेड जॉली टू अटेंड ए जनरल मीटिंग। यश नाम का एक आदमी है शेयर होल्डर, वो जॉली को भेजा अपना प्रॉक्सी बना के, और वहां पे वोटिंग बाय हैंड हो रहा है। तो जॉली को नहीं पता उसको वहां पे वोट करना है कि नहीं, तुम बताओ। तो जॉली को खाली पोल में वोट करने मिलेगा, बाई हैंड में वोट करने नहीं मिलेगा, अनलेस एंड अनटिल आर्टिकल में अलाउड हो तो अलग बात है। फिर ये बात लिख के आना मत भूलना, ये बात ना हर जगह चिपका देना, अनलेस एंड आर्टिकल से समथिंग एल्स, ये बात सब जगह चिपका के आ जाना। मेमोरेंडम आर्टिकल कुछ और बोल रहा है तब भी ठीक है। A member of a company has statutory right to appoint proxy for attending a general meeting of the company. Similarly, a director can also appoint his proxy. शेयर होल्डर को तो राइट है प्रॉक्सी अपॉइंट करने का, क्या डायरेक्टर को भी अपना प्रॉक्सी अटेंड करने का राइट है मीटिंग के लिए? नहीं, बोर्ड मीटिंग में कहीं पर भी हम लोग प्रॉक्सी अपॉइंट करने का पावर नहीं पड़े। बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर को खुद अटेंड करना पड़ता है। रॉबर्ट, अ मेंबर ऑफ MLM लिमिटेड, submitted a proxy to company before scheduled time and the annual general meeting. एनुअल जनरल मीटिंग के ठीक टाइम के पहले वो अपना प्रॉक्सी का फॉर्म फिलअप कर दिया। प्रॉक्सी कैन बी सबमिटेड टू द कंपनी के, उस कंपनी का आर्टिकल में लिखा हुआ है ये बात, कंपनी का लॉ नहीं बोल रहा है, आर्टिकल्स में बोल रहा है, ये बात लिखा हुआ है कि 70 घंटा पहले तुमको प्रॉक्सी बताना पड़ेगा कौन है तुम्हारा प्रॉक्सी। अरे भाई ये आर्टिकल्स में लिखा है, कंपनी के आर्टिकल्स में। कंपनी अपना खुद का आर्टिकल में तो रूल चेंज कर ही सकता है। कंपनी जाके बोलता है कम से कम 48 आवर्स पहले बताओ, कंपनी बोलता है नहीं मेरा कंपनी में वो नहीं चलेगा, मेरा कंपनी में 70 घंटा के पहले बताओ, ठीक है। और चेयरमैन तुम 70 घंटा के पहले, ये रॉबर्ट 70 घंटा के पहले नहीं बताया था, चेयरमैन उसका प्रॉक्सी का फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया। ये आर्टिकल्स के अगेंस्ट है। तो बताओ यहाँ पे अब रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए? पहले बोला कंपनी अपना आदमी अपना प्रॉक्सी भेज सकता है 48 आवर्स के पहले। अच्छा लेकिन तुम्हारे आर्टिकल में अगर बोला है, देखो क्या लिखा है, एनी प्रोविजन कंटेंट इन द आर्टिकल रिक्वायर्ड अ लॉन्गर पीरियड देन 48 आवर्स सेल इफेक्ट। ऑब्वियस बात है, अगर आर्टिकल को टफ बना सकते हो ना, तुम आर्टिकल को, रूल को, कंपनी एक्ट का रूल तोड़ के नहीं बना सकते, उससे टफ बनाओ ना। कंपनी एक्ट में क्या लिखा, कम से कम 48 आवर पहले बताओ, ठीक है। कंपनी बोला 70 घंटा पहले बताओ, यहां पे लेकिन बोला कैन नॉट। क्या बोले, एनी प्रोविजन कंटेंट इन द आर्टिकल रिक्वायर्ड अ लॉन्गर पीरियड देन 48 आवर्स सेल इफेक्ट as if a period of 48 hours has been specified। अच्छा नहीं, 48 आवर्स से और पहले नहीं बोल सकता।
बोल रहा आर्टिकल में ऐसा रूल नहीं कर सकते, ठीक है। तो कंपनी को चेयरमैन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे चेयरमैन का डिसीजन वॉइड है, ठीक है भाई, ये एक्सेप्शन रूल है। आर्टिकल को टफ बना रहा है बट बना नहीं सकता। कृति लिमिटेड हैज a total paid up capital of 23 करोड़ and its AGM is scheduled on 27 दिसंबर। ऋतिक इज होल्डिंग पेड अप शेयर कैपिटल हैविंग नॉमिनल वैल्यू ऑफ 3 करोड़। कंपनी का टोटल 23 करोड़ का पेड अप कैपिटल है। ऋतिक नाम का शेयर होल्डर है, वो 3 करोड़ का शेयर होल्ड कर रहा है, और सोनू नाम का भी एक शेयर होल्डर है, वो 2.4 करोड़ का शेयर होल्ड कर रहा है। 24 दिसंबर 2018 बोथ ऋतिक एंड सोनू वांटेड टू इशू प्रॉक्सी। कब करना चाह रहा है? 24 दिसंबर को। और ये मीटिंग कब है? 27 दिसंबर को। इन फेवर ऑफ रोहित टू अटेंड द मीटिंग। दोनों अपना अपना प्रॉक्सी भेजना चाहते हैं रोहित को। रोहित इज नॉट अ मेंबर, और रोहित कोई शेयर होल्डर या मेंबर नहीं है। तो रूल बताओ। पहले बोला कंपनी प्रॉक्सी भेज सकते, आदमी अपना प्रॉक्सी भेज सकता है, 48 आवर्स के पहले बताना पड़ेगा। जिसको प्रॉक्सी बना रहे हैं वो मेंबर होना जरूरी नहीं है, और एक आदमी 50 लोगों का प्रॉक्सी बन किया जा सकता है मैक्सिमम, मैक्सिमम, ठीक है। तो यहां तो 2 आदमी के बन के जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन यहां पे एक रूल और भी आ गया। हाँ, यही हमको वही रूल हम ढूंढ रहा था कि वो रूल कहां गया। ये रहा। खाली 50 का रूल नहीं है, नंबर ऑफ शेयर का भी कुछ रूल है। नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ टोटल शेयर कैपिटल। यहां पे कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल कितना है? 23 करोड़। और एक भाई साहब 3 करोड़ होल्ड कर रहे हैं, एक भाई साहब 2.4 करोड़, मतलब टोटल 5.4 करोड़। 5.4 डिवाइडेड बाई 23 इंटू 100 करो। 10% ज्यादा ही हो रहा है, क्योंकि 2.3 तो 20 हो जाएगा 10% से ज्यादा। 23 करोड़ का 10% 2.3 होता है। यहां तो 5.4 हो रहा है, ये एक्सीड हो जा रहा है, ठीक है ना। तो एक आदमी मैक्सिमम 50 लोगों का प्रॉक्सी बन सकता है, और वो जितनों का प्रॉक्सी बन रहा है उनका टोटल शेयर कैपिटल 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, 23% हो रहा है, 2.3 नहीं 23% हो रहा है, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा क्रॉस हो जा रहा है। हाँ, तो यहाँ पे बोल रहा है 10% से ज्यादा क्रॉस हो रहा है। अ मेंबर ऑफ द कंपनी कैन नॉट अपॉइंट एनी पर्सन प्रॉक्सी इवन इफ सच पर्सन इज नॉट अ मेंबर ऑफ द कंपनी। ऋतिक एंड सोनू होल्ड 13.04% एंड 10.43, दोनों मिला के 23%। तो सोनू अब ये लोग अपॉइंट नहीं कर पाएंगे रोहित को, एक एक भी नहीं कर पाएंगे बेटा। अकेला ऋतिक है, अकेला सोनू भी नहीं कर पाता, क्योंकि अकेला सोनू का भी 10.43 हो रहा है, ठीक है। हाँ, तो यहां पे एक अजीब लाइन लिखता है, देख कैसे लिखा है, देख लिख रहा है ऋतिक एंड सोनू मिलकर इतना होल्ड कर रहा है। ऋतिक एंड सोनू कैन नॉट अपॉइंट सेम पर्सन एज प्रॉक्सी। दस रोहित कैन एक्ट, अरे कैन नॉट एक्ट होगा ना, कैन नॉट एक्ट होगा। यहां ऊपर बोला है कैन नॉट अपॉइंट, और यहां बोल रहे कैन एक्ट, ऐसे कैसे होगा? कैन नॉट होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट केस स्टडी बोला ए शेयर होल्डर अपॉइंटेड एक्स एज इज प्रॉक्सी फॉर जनरल मीटिंग। ए नाम का एक शेयर होल्डर है, एक्स को अपना प्रॉक्सी बनाया। प्रॉक्सी फॉर्म 50 आवर्स पहले अपलोड कर दिया गया, ठीक है। चेयरमैन रिफ्यूज कर दिया, लेकिन प्रॉक्सी फॉर्म को एक्सेप्ट करने से वो बोल रहा है 70 घंटा पहले। सेम केस लो, सेम केस लो, ठीक है। हेलो, वॉइस आ रहा है? हाँ हाँ, ये तो एक पहले आंसर हो गया। दूसरा में बोला ए इज ऑल्सो रश टू अटेंड द मीटिंग। अच्छा, बाद में ए पहुंच गया मीटिंग अटेंड करने।
एक्स वोटेड ऑन अ पर्टिकुलर, और एक्स वोट कर दिया एक पर्टिकुलर डिसीजन के ऊपर, तो दोनों वोट कर गया, किसका वोट वैलिड होगा? और चेयरमैन दोनों का वोट इनवैलिड कर दिया। सर प्रॉक्सी का वोट वैलिड हो जाएगा, दूसरा वाला वोट इनवैलिड हो जाएगा। तो लिखा है 48 आवर्स से ज्यादा का टाइम नहीं बोल सकता कंपनी, तो चेयरमैन जो बोल रहा है 70 घंटा वाला वो तो गलत है ही, तो प्रॉक्सी का फॉर्म तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा उसको। और यहां बोला दोनों वोट कर दिया, दोनों एक साथ वोट किया, तो फिर क्या बोला, दोनों, वो भी मीटिंग में बोल गया दोनों एक साथ वोट किया, ए एंड एक्स बोथ वोटेड, तब फिर ए का वोट वैलिड होगा, प्रॉक्सी का वोट वैलिड नहीं होगा। पहले प्रॉक्सी वोट कर दिया होता तब ए का वोट वैलिड नहीं होता। यहीं पर रोके, अभी और कितना बच गया?